साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड ऑफ SCR। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि SCR फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में किस प्रकार काम करता है, जिसमें हमने आपको बताया था कि SCR को अगर हम चाहते हैं कि वो अपने ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम वोल्टेज पर ट्रिगर कर जाए तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, उसके गेट पर एक पल्स अप्लाई करना होता है। उसके गेट पर अगर हम पल्स अप्लाई कर देते हैं तो जो जंक्शन J2 रिवर्स बायस था वो फॉरवर्ड बायस में आ जाता है, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ओवरऑल उसके कंडक्शन को ईजी बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, SCR के गेट पर एक पल्स अप्लाई करना होता है। तो अगर SCR के गेट पर हम एक पल्स अप्लाई कर रहे हैं और गेट पल्स अप्लाई करके SCR को ऑन कर रहे हैं तो इस तरह के ऑपरेशन SCR का ऑपरेशन जो होता है उसको बोला जाता है कि हमारा जो SCR है ये कंडक्टिंग मोड में ऑपरेट हो रहा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि SCR अगर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है तो फिर ये किस तरह से ऑपरेट होगा। देखिए, जैसे इसमें अगर हमने डायग्राम बना रखा है कि ये बैटरी, इसमें SCR का एनोड है। इस SCR के एनोड को हमने बैटरी के नेगेटिव से जोड़ रखा है और इस SCR का एक कैथोड है, इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ रखा है, नेगेटिव एंड दिस इज़ द पॉजिटिव। तो इसमें क्या होता है, जो जंक्शन J1 है ये रिवर्स बायस हो जाएगा, जंक्शन J3 रिवर्स बायस हो जाएगा और जो J2 है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम इस इनपुट वोल्टेज के मान को बढ़ाएं तो इस वोल्टेज को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, इस जंक्शन J2 की जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है इसको जितना बढ़ाएंगे, जैसे अगर हम ये कहें वी विल इंक्रीज दिस VI, अगर हम VI का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस ऑफ जंक्शन J2 दिस विल इंक्रीज, बट रिवर्स बायस ऑफ जंक्शन J1 एंड J3 दिस इज आल्सो इंक्रीजेस, रिवर्स बायस ऑफ जंक्शन J1 एंड J3 इंक्रीजेस। तो अगर ये इंक्रीज होंगे तो देखिए इसमें ये पहले कुछ एक डिप्लेशन लेयर रही होगी, ये डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई रही होगी। तो जैसे जैसे हम इस इनपुट वोल्टेज के मान को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है वो बढ़ेगी। जैसे शुरू में अगर मान लीजिए ये इतनी थी, मान लीजिए इतनी अभी इतनी थी, तो अगर इसको और बढ़ाएंगे तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई और बढ़ेगी, इसकी चौड़ाई क्या होगी, और बढ़ेगी। तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, यहाँ पे कुछ न कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जनरेट होते रहते हैं। इस डिप्लेशन लेयर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जनरेट होते रहते हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एनर्जी, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की वजह से कुछ न कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जनरेट होते रहते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है या होल है, जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल जनरेट होते रहते हैं टेम्परेचर की वजह से। तो जैसे जैसे इस वोल्टेज के मान को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। अगर इसको हम लगातार बढ़ाते जाएँ, जैसे हमने कहा 1 वोल्ट दिया, 2 वोल्ट दिया, 3 वोल्ट दिया, बढ़ाते मान लीजिए हमने जो दिया इसको 50 वोल्ट दिया, 60 वोल्ट दिया, तो जैसे जैसे इसको हम बढ़ाते जाएंगे उसी रेशियो में क्या होगा, इसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ने से ये होगा कि इसमें जो आयंस हैं कोवैलेंट बॉन्ड में, जैसे ये अगर हम बात करते हैं ये PN जंक्शन है, PN जंक्शन, ये P है, ये N है, और इसको अगर हम बैटरी के इस तरह से जोड़ते हैं नेगेटिव ऐसा, तो यहाँ पे P साइड में हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं, और N साइड में क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं। और ये आयंस होते क्या हैं, ये आयंस कोवैलेंट बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि जैसे अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम ये ऐसे 4 सिलिकॉन के परमाणुओं से मिलकर बना है। एल्युमिनियम से 4 सिलिकॉन के परमाणु जुड़े होते हैं। इसमें एल्युमिनियम क्या होता है, नेगेटिव, इस पर एक आयन हो, मतलब इसमें नेगेटिव आयन होता है। नेगेटिव आयन का मतलब ये होता है कि ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है
कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। क्योंकि एल्युमिनियम को अगर हम देखते हैं तो इसमें इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाता तो ये चारों सिलिकॉन एटम से कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता था। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से ले लेता है, जिसकी वजह से कन्वर्ट हो जाता है इन नेगेटिव आयन। यही एल्युमिनियम क्या होता है, ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिव आयन। और क्योंकि इन आयंस का जो वेट है, इनका जो वेट होता है, इनका वेट अधिक होता है, हाई होता है, इसलिए ये कभी कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो बात यही है, जैसे हमने कहा है कि इस पी साइड में नेगेटिव आयंस है, एन साइड में पॉजिटिव आयंस है। तो जब हम इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे, अच्छा साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि यहाँ पे कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेट होते रहते हैं। क्यों जनरेट होते हैं? ड्यू टू सम एनर्जी। देखिए होता क्या है, जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं ये बहुत ही वीक होते हैं, इसलिए इनको कहीं से भी थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए तो इसके जो ये कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक हो जाते हैं। जब भी ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा और 1 होल जनरेट होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन होल का क्या होगा, पेयर जनरेट होगा। तो बात यही हम बता रहे हैं कि इसमें जब जैसे जैसे इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इसमें कुछ न कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्योंकि अपने से जनरेट हो रहे हैं, उन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी इस वोल्टेज के बढ़ाने की वजह से। तो धीरे धीरे ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी अचीव कर लेंगे इस वोल्टेज की वजह से कि वे उनके पास इतनी एनर्जी हो जाएगी कि वे क्या होंगे, जब इन आयनों से टकराएंगे, जैसे यहाँ से आकर टकराते हैं तो इसके किसी न किसी कोवैलेंट बॉन्ड को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। और जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, और भी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेट होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक टकराया तो 1 इलेक्ट्रॉन एंड होल जनरेट हुआ। अभी ये जो जनरेट हुआ ये भी इसी वोल्टेज के इफेक्ट में होगा, तो वो भी जो है दूसरे आयनों से टकराएंगे। जब दूसरे आयनों से टकराएंगे तो इसमें क्या होंगे, और भी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल जनरेट होंगे। तो इसमें क्या होगा कि जैसे एक बार जब इसमें जनरेशन स्टार्ट हो गया तो फिर क्या होगा, लगातार इसमें कैरियर्स की संख्या बढ़ती जाएगी। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे क्या होगा, कैरियर मल्टीप्लिकेशन होगा। और कैरियर मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसमें करंट का मान क्या होगा, तेज़ी से बढ़ने लगेगा। तो इसी स्थिति को बोला जाता है इसमें एवलांची ब्रेकडाउन। तो देखिए इसमें अंतर क्या है, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन और इस रिवर्स ब्लॉकिंग कंडीशन में। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन में क्या था, केवल एक जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन होना था। एक जंक्शन J2 का जब ब्रेकडाउन हो जा रहा था तो ये कंडक्शन स्टेट में आ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 जंक्शन है J1 एंड J3, दोनों का एवलांची ब्रेकडाउन जब तक नहीं होगा तब तक ये डिवाइस हमारी कंडक्शन में नहीं आएगी। तो इसीलिए इसका जो ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है ये ज़्यादा होता है फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज की तुलना में। मतलब जो VBO है उसकी तुलना में जो VRBO होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आई होप आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। तो इसी के रिस्पेक्ट में हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो उसको आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए हमने लिखा है ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज VI, अगर इस VI को हम कंटिन्यूसली बढ़ाते हैं, ये जो VI है इसको अगर हम लगातार बढ़ाते हैं, then reverse bias voltage of junction J1 and J3 increases and forward bias voltage of J2 increases. Hence minority charge carriers in depletion layers of J1 and J3, मतलब ये जो दोनों डिप्लेशन लेयर्स हैं, इन डिप्लेशन लेयर्स में कुछ न कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे जो कि टेम्परेचर की वजह से अपने आप से जनरेट हुए होंगे। तो वो क्या करते हैं, लिखा है हेंस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन डिप्लेशन लेयर ऑफ जंक्शन J1 एंड J3 अटेन्स सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू ब्रेक द जंक्शन। मतलब इनके पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि वे कोवैलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने लगते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं तो उसमें कैरियर्स जनरेट होते हैं, और कैरियर्स के जनरेट होने का मतलब ये हुआ कि जब उसमें कैरियर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इसका मतलब वो कैरियर फ्लो होने लगेंगे। कैरियर फ्लो होने लगेंगे इसका मतलब बैरियर ख़त्म हो गया। इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि उसमें ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन हो गया मतलब जंक्शन जो था वो ब्रेक हो गया, तो इसमें ईजिली इसमें कंडक्शन स्टार्ट हो गया। आगे में लिखा है
When these minority charge carriers attains high kinetic energy, they hits the immobile ions, and due to this, covalent bonds breaks and a new electron and hole pair generated, which are also in the effect of high voltage. ये भी क्या होंगे, हाई वोल्टेज के इफेक्ट में होंगे. दे आल्सो स्ट्राइक्स अदर आयंस एंड हेंस कैरियर मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस एंड करंट इंक्रीजेस. दिस कंडीशन इज नोन एज ब्रेक ओवर कंडीशन. इस समय जो SCR पर वोल्टेज होगा, वोल्टेज एट SCR इन दिस कंडीशन दैट इज़ नोन एज VRBO. इस समय इस पर जो वोल्टेज होगा SCR पर, उसी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द VRBO, रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज. आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ जंक्शन J1 एंड J3, इफ वी फर्दर इंक्रीजेस द इनपुट वोल्टेज, देन देयर इज स्लाइट चेंज इन डिवाइस वोल्टेज. मतलब जो SCR के क्रॉस वोल्टेज है उसमें जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा. एंड करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली, और जो करंट का मान है वो क्या होगा, तेज़ी से बढ़ेगा. तो अगर इसके ग्राफ की बात करें तो देखिए ये रहा इसका ग्राफ. ये है, इधर साइड में वोल्टेज दिया गया है SCR पर, और इधर साइड में करंट है. मतलब हम कह सकते हैं इस समय जो करंट आ रही होगी वो अपोजिट आएगी. फॉरवर्ड की कंडीशन में जो करंट आ रही थी जिस दिशा में, उसकी जस्ट अपोजिट आएगी. फॉरवर्ड की कंडीशन में करंट को इधर दिखाया गया था और वोल्टेज इधर था. तो अभी जो SCR पर वोल्टेज आ रहा है वो अपोजिट आ रहा है, मतलब नेगेटिव इसको मानेंगे. और जो करंट आ रही है, करंट भी क्या है, अपोजिट है. जैसे अब तक करंट ऊपर थी, अब करंट नीचे हो गई. तो शुरुआत में क्या है, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, क्योंकि रिवर्स बायस बढ़ रही है J1 एंड J3 की, तो इसलिए उसके क्रॉस उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. इसका मतलब उसके क्रॉस वोल्टेज बढ़ेगा. तो इसलिए जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, इनपुट वोल्टेज, वैसे वैसे इसके क्रॉस वोल्टेज का मान बढ़ रहा है. और लीकेज करंट थोड़ा बहुत इंक्रीज कर रही है. इस तरह से हम कह सकते हैं इसमें लीकेज करंट का मान थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहा है. ऐसे लगातार इसको बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो एक कंडीशन आएगी जब इस जंक्शन J1 एंड J3 का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा. क्योंकि रिवर्स कंडीशन में हो रहा है, इसीलिए इस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, दिस इज द रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज. R फॉर रिवर्स, B फॉर ब्रेक, O फॉर ओवर, रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज. और जब ब्रेक ओवर वोल्टेज हो गया तो इसमें करंट का मान अब तेज़ी से बढ़ेगा, जबकि वोल्टेज में जो परिवर्तन है वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा. तो इस तरह से इसको हम दिखा सकते हैं. तो थैंक यू. आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी. तो यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.